नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 फरवरी सन 2026। आज 1 फरवरी यानी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में यूनियन बजट यानी आम बजट पेश करने जा रही हैं। बजट के कारण आज रविवार होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में अब आधार कार्ड नंबर से मिल जाएगा लोन। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हुआ शुरू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन, CM सैनी भी रहे मौजूद। मनीषा मौत मामला, भिवानी के ढाणी लक्ष्मण में हुई पंचायत, गठित की गई कमेटी करेगी मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात। क्रैश हुई चांदी 1,10,000 रुपए गिरकर 2,91,000 पर आई, तो वहीं सोना 20,000 रुपए सस्ता हुआ, 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। हरियाणा में 32 लाख परिवारों को फायदा, 12वीं क्लास तक फीस में छूट, लकी ड्रा से एडमिशन, चिराग योजना का दायरा बढ़ा। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कसी कमर, इच्छुक उम्मीदवारों से मांगे आवेदन। सोनीपत के लोगों को मिलेगी नए बस स्टैंड की सौगात, इस जगह पर होने जा रहा है इसका निर्माण। भिवानी में पॉलीथीन प्रयोग करने पर काटे दुकानदारों के चालान, लोगों को किया गया जागरूक। CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाई गई, 4 फरवरी तक करें अप्लाई, 11 से 31 मई के बीच होने जा रही है परीक्षा। HKRNL पोर्टल फिर से 20 फरवरी तक खुला, पात्र अनुबंधित कर्मचारियों का डेटा हो सकेगा अपडेट। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस आज से खत्म होने जा रही, वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। भारत ने 46 रन से जीता 5वां T20, ईशान का शतक, तो वही अर्शदीप ने 5 विकेट लिए, न्यूजीलैंड को 4-1 से सीरीज हराई। और आम बजट आज होगा पेश, भारत के आम बजट से कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। बजट रविवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से हम चल रही ठंडी शीतलहर की हवाएं कपकपी छुटा रही हैं, तो दिन में धूप निकलने से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग का कहना है कि 31 जनवरी की रात से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और 1 फरवरी यानी आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि राज्य में मौसम में बदलाव होने से 31 जनवरी देर रात्रि व 1 फरवरी को ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के प्रभाव से 2 व 3 फरवरी को राज्य के उत्तरी व दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 4 फरवरी से मौसम खुश्क व शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। रात में सक्रिय होने जा रही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल जिले में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं 1 फरवरी यानी आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने किसानों और पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि बारिश की संभावना को देखते हुए किसान साथी अगले 3 से 4 दिन गेहूं और सरसों की फसल में सिंचाई करने से परहेज करें। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि कृषि ऋण प्रक्रिया में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने एक नया ग्रामीण डिजिटल क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस पहल से किसानों को ऋण से जुड़े हुए दस्तावेजों के लिए बैंकों और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के सहयोग से देश के सबसे उन्नत इंटीग्रेटेड फार्म क्रेडिट सिस्टम में से एक विकसित करने के लिए जल्द ही एक MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इस प्रणाली के तहत कृषि ऋण की स्वीकृति सीधे डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी होगी, जिससे वित्तीय संस्थानों और राजस्व प्रशासन के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होगा। यह नया सिस्टम कृषि क्रेडिट वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित होगा। अब किसानों को लोन के लिए केवल अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। आधार प्रमाणीकरण होते ही जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां राज्य के डिजिटल रिकॉर्ड में अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं बल्कि किसानों के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण की एक नई व्यवस्था है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि पटवारी, तहसील और बैंक के पुराने ढांचे जिससे कि ऋण स्वीकृति में देरी होती थी, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार की तरफ से पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL के पोर्टल को दोबारा से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा की सुरक्षा दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया गया था। अब इस पोर्टल को फिर से खोलने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक HKRNL पोर्टल सिर्फ उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए फिर से खोला जाएगा जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2022 या फिर उससे पहले हुई थी और जो फिलहाल में सेवा में कार्य कर रहे हैं। डाटा अपडेशन एवं पोर्टिंग के लिए विंडो 20 फरवरी तक ओपन रहेगी। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया है। इससे प्रदेश के तकरीबन 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO और प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर यानी DWO को इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है। योजना में पहले एक साल में 1,80,000 रुपए तक इनकम वाली फैमिली आती थी। इसमें प्रदेश सरकार 2nd क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स की फीस का भुगतान करती है, जिसमें फीस के रुपए सीधे स्कूलों को दिए जाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में तय सीट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहे तो लकी ड्रा के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को 15 अप्रैल तक सारी प्रोसेस पूरी करनी होगी। प्रदेश भर में गरीब बच्चों को चिराग योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। इस योजना से पहले ये एडमिशन नियम 134A के तहत होते थे। सरकार ने नियम 134A को खत्म कर अब चिराग योजना की शुरुआत की है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से इस योजना में शामिल बच्चों के लिए 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। इसके बाद स्कूलों को 1 से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में शनिवार को गांव में पंचायत हुई, जिसमें मनीषा का परिवार व गांव के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान मांग की गई कि मनीषा मौत मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जल्द से जल्द खुलासा करे। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि शनिवार को गाँव में एक पंचायत हुई है, जिसमें फैसला लिया गया कि अब कमेटी मुख्यमंत्री से मिलेगी और मांग रखी जाएगी कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। इस दौरान पंचायत में गाँव के 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। वहीं आसपास के अन्य गाँव से भी कमेटी में 2-2 सदस्य लिए गए हैं, जिनमें से एक सरपंच व दूसरा अन्य व्यक्ति कमेटी में शामिल रहेगा। संजय कुमार ने कहा कि CBI को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन CBI द्वारा कोई भी खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट आ चुकी है और मामला स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। उसकी बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। CBI की जाँच भी चल रही है। उन्होंने कहा कि CBI ने 90 दिन का टाइम मांगा था, जो कब का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक CBI ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, जबकि CBI जांच को शुरू हुए तकरीबन 5 माह बीत चुके हैं। वहीं मनीषा की मौत केस से जुड़ी हुई सभी रिपोर्ट भी आ चुकी है और मामला भी क्लियर हो चुका है, लेकिन CBI अब खुलासा नहीं कर रही। यह पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्तासीन बीजेपी के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी इन चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को धरातल पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सोनीपत सहित पंचकुला और अंबाला में होने वाले नगर निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से मेयर और पार्षद पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और धरातल पर मेहनत करने वाले सक्षम और सबकी पसंद के नेतृत्व को आगे लाने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 फरवरी आखिरी तारीख रहेगी। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से रहेगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला इकाइयों की राय को भी महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव के रण में उतरने वाली है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोनीपत जिले से यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ गांव जाट जोशी के पास GT रोड के साथ लगती 9.43 एकड़ भूमि पर अब नए बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है। इसको रोडवेज मुख्यालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस स्टैंड का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों की मांग पर सोनीपत में नए बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की थी। उसके बाद गाँव जाट जोशी के पास अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने का रास्ता साफ हो गया था। CM नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किए गए बजट में सोनीपत बस स्टैंड को बनाने की घोषणा की थी। बस अड्डे के साथ ही कर्मशाला परिसर भी बनाया जाएगा। साथ ही GT रोड पर बस स्टैंड बनने से बसों को शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर जाने से छुटकारा मिलेगा। इससे शहर में ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिल पाएगी। तो वहीं नए बस स्टैंड के बनने से दिल्ली से आवाजाही करने वाली लंबी दूरी की बसें अब GT रोड स्थित बस स्टैंड पर रुक सकेंगी। अभी बस स्टैंड शहर के अंदर होने की वजह से बसें सीधे GT रोड से आगे निकल जाती हैं।
फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में 31 जनवरी से विश्व प्रसिद्ध 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद रहे। 15 फरवरी को समापन समारोह के दौरान राज्यपाल प्रोफेसर आशीष कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। मेला सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा। मेले के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पैवेलियन का दौरा किया, जहां हरियाणवी पगड़ी पहनाकर उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले की थीम स्टेट मेघालय के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया तथा उनके हुनर की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक विधाओं का अवलोकन कर कलाकारों एवं शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आने वाले आगंतुकों की सुविधा हेतु मेला साथी ऐप का शुभारंभ किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिल्प मेले के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक सोच का सजीव संगम है। पिछले 38 वर्षों से यह मेला भारतीय लोक कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं को न केवल संरक्षित करता आ रहा है बल्कि उन्हें नई पीढ़ी और वैश्विक मंच से भी जोड़ता आ रहा है। सूरजकुंड मेले को देखने जाने वालों को इस बार 120 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में टिकट मिलेगा। वीकेंड पर टिकट थोड़ा महंगा मिलेगा। वीकेंड पर आपको 150 से 200 रुपए के बीच ये टिकट पड़ने वाला है। 5 साल तक के कम बच्चों की एंट्री फीस फ्री रहेगी, तो वहीं 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट 60 रुपए से 100 रुपए के बीच पड़ेगा। वहीं मेले के अंदर लगाए गए झूलों के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। नारनौल के बशीरपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। करीब 10 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को अब आसपास के गांवों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी कड़ी में गांव घाटाशेर के लोगों ने शनिवार को घटनास्थल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बता दें कि यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तलोट, बशीरपुर और घाटाशेर इन 3 गाँवों की जमीन पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना की घोषणा साल 2016 में की गई थी। वर्तमान में इसके पहले चरण में तकरीबन 405 एकड़ भूमि पर कार्य किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा मात्र 30 लाख रुपए दिया गया, जबकि बाजार दर और संभावनाओं को देखते हुए उन्हें तकरीबन 65 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था। किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें पूरा और न्याय संगत मुआवजा दिया जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब कैंडिडेट्स 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 7 फरवरी तक कैंडिडेट्स एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। यह निर्णय उन छात्रों की भारी मांग और अनुरोध के बाद लिया गया है जो तकनीकी कारणों या फिर अन्य वजहों के चलते समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे। कई अनुरोधों के मद्देनजर एनटीए ने CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएं। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो अब 9 फरवरी 2026 को ओपन होगी। कैंडिडेट्स 11 फरवरी 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। ये परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित मोड में होगी। कैंडिडेट्स 13 भाषाओं में ये एग्जाम दे पाएंगे। हिसार सहित आसपास के जिलों में आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में शिक्षा और औद्योगिक विकास के लिए अलग से बजट मिल सकता है, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रोहा में कैंसर अस्पताल शुरू हो सकता है। इस बार संसद में पेश होने वाले बजट में हिसार और चरखी दादरी में IIT खोलने की उम्मीदें भी जगी हैं, तो वहीं दिल्ली से हिसार जाने के लिए हांसी महम रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। इसी को देखते हुए इस बजट में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों के शुरू होने की भी उम्मीद जगी है। वहीं हिसार में IIT खोलने की मांग भी जोर शोर से चल रही है। IIT खोलने के लिए कई पंचायतों ने जमीन देने की घोषणा कर रखी है। चरखी दादरी में नेशनल हाईवे 334B के दादरी जिले से झज्जर तक के हिस्से को 4 लेन करने के लिए बजट जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा फरूखनगर से झज्जर, दादरी व बाडड़ा होते हुए लोहारू तक साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा हो चुका है। केंद्रीय बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए भी बजट जारी होने की उम्मीद जगी है। वहीं भिवानी में अमृत भारत स्टेशन आधुनिकीकरण योजना में भिवानी का रेलवे जंक्शन और लोहारू का रेलवे जंक्शन शामिल है। भिवानी में वॉशिंग लाइन विस्तार के लिए भी
बजट में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बजट से भिवानी रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 का विकसित किया जाएगा। इसी के साथ फुट ओवरब्रिज का काम भी पूरा होगा। वहीं फतेहाबाद जिला में अमरूद और किन्नू उत्पादन में प्रदेश में टॉप 3 जिलों में शुमार है। अधिक उत्पादन की स्थिति में बागवानों को कम रेट पर अपने किन्नू और अमरूद बेचने पड़ते हैं। ऐसे में किन्नू या अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट की इस क्षेत्र को बहुत आवश्यकता है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट आता है तो वो अपने उत्पादों की कई वस्तुएं बनाकर बेच सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन अंबाला की तरफ से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सहायक व फार्मासिस्ट पदों पर ये आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 56 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल अंबाला सुबह 8 बजे रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी है। इंटरव्यू की तारीख 24 मार्च है। सैलरी 36,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। चयन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। नई कार, जीप और वैन के लिए आज यानी 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर देरी की जाती है। नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। टेक कंपनी एप्पल आमतौर पर हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च करती है, लेकिन इस बार कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जापान की मीडिया कंपनी निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार माने तो एप्पल साल 2026 के अपने एनुअल इवेंट में आईफोन 18 का बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा। कंपनी इसे साल 2027 की पहली छमाही तक के लिए टाल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने ये फैसला मेमोरी चिप और अन्य मटेरियल्स की बढ़ती कीमतों के कारण लिया है। कंपनी अपने संसाधनों को ऑप्टिमाइज करना चाहती है ताकि प्रीमियम मॉडल से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया जा सके। एप्पल इस साल आईफोन 18 को रिलीज करने के मूड में नहीं है। इसके बजाय कंपनी अपने आईफोन 18e मॉडल के साथ इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। ऐसे में इस साल सितंबर के लॉन्च इवेंट में सिर्फ आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी 1,10,000 रुपए यानी 27% तक गिर गई। अब 1 किलोग्राम चांदी 2,91,000 रुपए में मिल रही है, तो वहीं एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को चांदी 4,01,000 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल रही थी। MCX पर सोने में भी 20,000 रुपए यानी 12% तक की गिरावट सामने आई है। 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया है। 29 जनवरी को सोना 1,69,000 रुपए पर पहुंच गया था। सोने चांदी की कीमत हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई है, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। सराफा बाजार की बात करें तो चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए तक सस्ता हुआ है। 1 किलोग्राम चांदी 3,39,350 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपए पर पहुंच गया है। ये बाजार शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इस वजह से यहाँ कीमतों में वायदा बाजार की तुलना में कम गिरावट देखी गई। वायदा बाजार रात 12 बजे तक चलता है, तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,51,868 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।